नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की जिसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स। तो ये जो इजी ट्रिप प्लानर्स है ये एक साइट चलाती है जिसका नाम है easemytrip.com और आप सभी इस कंपनी से और इस वेबसाइट से परिचित होंगे ही होंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और ये इतनी आसान और सरल भाषा में है कि हर किसी को बहुत आसानी से ये कंपनी के बारे में समझ में आ जाए। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अध्ययन करने का अनुरोध तरुण कुमार शर्मा जी ने किया है। तो चलिए इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का स्टडी करते हैं। मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, हमेशा की तरह अगर आपको ये चैनल पसंद आता हो और हमारा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए कंपनी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसे आप सबको पता है ये बेसिकली एक एयर ट्रैवल के टिकट बुक करती है। तो ये मोटा मोटा काम तो इसका ये हो गया, लेकिन हम ये इस तरह की वेबसाइट्स का या इस तरह के प्लेटफॉर्म का अध्ययन करें उससे पहले हम ये समझ लें कि आखिरकार इस तरह के बिजनेस में सेगमेंट्स क्या होते हैं और इस तरह के बिजनेस का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, पहले क्या था कि भारत में इतनी समृद्धि नहीं थी, भारत में इतना जीडीपी ग्रोथ नहीं थी। और जैसे ही आर्थिक सुधार हुए आज से 15-20 साल पहले, वैसे ही जो लोगों के हाथों में पैसा आया और लोगों में एयर ट्रैवल का चलन बढ़ा और जो हवाई यात्रा था वो उसमें भी बहुत तेज़ी से लो के कॉस्ट एयरलाइंस आने के बाद तेज़ी से उसमें वृद्धि हुई। अब बात रही टिकटिंग की। अब ये जो टिकटिंग रही, ये पहले क्या था कि आपको फिज़िकली जाना पड़ता था किसी एजेंसी, मतलब एयरक्राफ्ट की, किसी एयरलाइंस की के काउंटर पे, बुकिंग काउंटर पर, वहाँ पर फिज़िकली किसी या तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट वहाँ से आपको टिकट बुक कराना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही इंटरनेट का प्रचार प्रसार हुआ और जैसे ही लोगों के हाथों में मोबाइल और इंटरनेट और जो इंटरनेट की सुविधा लोगों तक पहुँची, वैसे ही एक नया बिजनेस सेगमेंट शुरू हुआ। तो ये जो ऑफलाइन सिस्टम था कि आदमी जाकर काउंटर पे या तो किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या काउंटर पे, एयरलाइंस के काउंटर पे जाके टिकट बुक कराता था, वो शिफ्ट हो गया ऑनलाइन टिकटिंग का। अब इस ऑनलाइन टिकटिंग में जो सबसे पहले चीज़ शुरू हुई वो थी ट्रैवल एजेंट्स के लिए। मतलब आम आदमी के लिए वो सुविधा नहीं थी कि डायरेक्टली आम आदमी उस जो ट्रैवल करने वाला है वो डायरेक्टली टिकट बुक करा सके। तो पहले ये जो सर्विस शुरू हुई या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सर्विस शुरू हुई वो थी एजेंट्स के लिए, यानी कि एक ऐसा सर्विस या एक ऐसी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी वेबसाइट जो एक तरफ एयरलाइंस हो और एक तरफ उनकी एजेंट्स हो। तो वो उसके बीच में एयर एजेंट्स जो थे उस साइट के थ्रू एयरलाइंस के टिकट बुक कर देते थे और वो टिकट वो आपको डिलीवर करते थे ऑफलाइन। तो ये जो मॉडल हुआ, इस मॉडल को बोलते हैं बी टू बी टू सी, यानी एक तरफ बिजनेस कौन सा, एयरलाइंस, दूसरा बिजनेस कौन सा, एजेंट, और जो तीसरा बिजनेस है, तीसरा जो सेगमेंट है जिसके पास फाइनली टिकट जा रहा है, वो हुआ सी, कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यानी वो इंटरनेट का जो ये जो प्लेटफॉर्म है या वेबसाइट है, ये बेसिकली बी टू सी का काम करती थी। फिर जब लोगों के हाथों में मोबाइल आ गए और इंटरनेट का पेनिट्रेशन एक्सप्लोड होने लगा, तो इन्होंने सोचा यार ये मेरे, मतलब ये प्लेटफॉर्म बनाने वाली है, वेबसाइट बनाने वालों को, ठीक है, जो फैसिलिटेटर बोलते हैं इनको, तो इन फैसिलिटेटर्स जो थे इनके लिए इन्होंने ये सोचा कि यार एजेंट्स को अपन टारगेट कर रहे हैं, मतलब एजेंट्स को अपन टिकट दे रहे हैं, तो अपन डायरेक्ट कंज्यूमर को भी तो दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, जो सर्विस शुरू की वो बी टू सी सर्विस शुरू कर दी, यानी कि एक तरफ एयरलाइंस, बीच में वो फैसिलिटेटर प्लेटफॉर्म या वेबसाइट, और वो वहाँ
उन्होंने उस वेबसाइट ने कनेक्ट किसको कर दिया, एयरलाइंस और अल्टीमेट कंज्यूमर को जो ट्रैवल कर रहा है। तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। अब जो तीसरा सेगमेंट है, वो जो तीसरा सेगमेंट है वो हो गया बिजनेस टू एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या, यानी कि कंपनीज के जो कर्मचारी हैं, कंपनीज के जो ऑफिसर्स हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो कोई उनके जैसे सेल्स वगैरह के लोग होते हैं, उनको वो घुमाने फिराने ले जाते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, कोई और परफॉर्मेंस के लिए कहीं, मतलब अपने कर्मचारियों को ट्रैवल के लिए सुविधा देते हैं वो। तो उन सब टिकट्स की जो बुकिंग होती है यानी कंपनी के बिहाफ पर, ठीक है, वो जो बुकिंग होती है वो एंटरप्राइज बुकिंग कहलाती है। तो वो जो है उनको वहाँ पर बल्क में ऑर्डर आते हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म कंपनी उनके लिए वहाँ पर बल्क में ऑर्डर आते हैं। तो ये तीसरा सेगमेंट हुआ B2E। तो यानी ये जो कंपनी है ईज माई ट्रिप, ये बेसिकली इन तीनों सेगमेंट में प्रेजेंट है, B2B, B2B2C और B2E। अब ये जान लेते हैं कि ये जो कितने तरह के ये काम करते हैं। तो ये बेसिकली इनका काम टिकट बुकिंग का है, और ज़्यादातर इनका काम जो है ना वो एयरलाइंस टिकट बुकिंग का है। लेकिन ये रेल के टिकट भी बुक करते हैं, ये बस के टिकट भी बुक करते हैं, ये कैब भी बुकिंग करवाते हैं, मतलब अगर आप कैब बुक कराना चाहें इनके थ्रू वो भी पॉसिबल है। फिर ये पैकेज टूर भी देते हैं, अगर आपको भारत भ्रमण करना है या आपके पेरेंट्स को या आप फैमिली के साथ किसी आप धार्मिक कोई पर्यटन के लिए जाना चाहें, तो 4 धाम की यात्रा करना चाहें तो वो भी करवाते हैं। फिर ये चार्टर फ्लाइट्स भी देते हैं, फिर होटल बुकिंग भी करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे कामों में ये अब एंटर हो गए। ठीक है, अब ज़्यादातर इनका जो काम है ना वो एयरलाइंस का काम है, और वहीं से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। रेलवे में तो आपको जैसे पता ही होगा कि रेलवे की टिकट जो है, जब तक आपको बल्क बुकिंग नहीं करानी होती ना, तब तक आप 1 या 2 की टिकट बुक या 3 या 4 टिकट बुक आपको करानी है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, IRCTC की साइट पे जाते हैं और वहाँ पे खुद ही करवा लेते हैं। तीसरा क्या है, जो बस की बुकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वो पॉपुलर इसलिए नहीं है कि आप बसें बहुत सारी चलती हैं और आप जाके जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है या तो वहाँ के काउंटर पे जाके टिकट ले ली, उनकी खुद की साइट्स भी हैं, या प्राइवेट जो ऑपरेटर काम करते हैं उनसे जाके आसानी से वहाँ टिकट मिल जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन पहले से बुकिंग कराना और ये सब झंझट जो है ना उसमें है नहीं। तो इनका जैसे मैंने कहा कि ये जितनी भी इस तरह की ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं, है ना, वो सबका जो ज़्यादातर रेवेन्यू आता है ना वो एयर ट्रैवल की टिकट बुकिंग से आता है, और इसीलिए ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। अब देखिए, अब आपको जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो आपको सबसे अच्छे से समझना है ताकि आपको इनका रेवेन्यू का समझ में आए, रेवेन्यू मॉडल समझ में आए। जैसे मैंने बताया कि ये टिकट भी बुक करते हैं, होटल वगैरह भी बुक करते हैं और अन्य काम भी करते हैं। तो 86% इनकी जो टोटल बुकिंग रेवेन्यू है वो फ्लाइट से आती है। अब ये टोटल बुकिंग रेवेन्यू क्या हुआ, ये टोटल बुकिंग रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि ग्राहक ने इनको जो पैसा दिया टिकट बुक कराते समय, जैसे मान लीजिए उसने एक टिकट बुक कराया, वो दिल्ली टू मुंबई का मान लीजिए टिकट बुक कराया उसने, और उसके लिए उसने 7,000 रुपये दिए, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये जो टोटल बुकिंग रेवेन्यू हुई वो 7,000 हुई। ये प्लेटफॉर्म की कमाई, ईज माई ट्रिप की कमाई नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू है। ठीक है, उसमें से जो कमीशन मिलेगा वो उसका रेवेन्यू आएगा। ठीक है, इनको जो रेवेन्यू मिलता है वो उसका कमीशन आने वाला है। तो इसलिए 86% टोटल बुकिंग रेवेन्यू है वो इनका फ्लाइट से आता है, 12% होटल और हॉलीडे पैकेजेस वगैरह से आता है, और जो 2% है बहुत ही कम वो ट्रैवल, ये जो ट्रेन और बस और बाकी चार्टर फ्लाइट और ये छोटे मोटे जो काम ये करते हैं ना उससे आता है। अब इससे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो डेटा से रिलेटेड और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये समझनी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आता है। अब 86% आपका फ्लाइट से ग्रॉस बुकिंग आई,
ठीक है, जितना पैसा ग्राहक ने आपको दिया उसका उसमें से, लेकिन जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इनका रेवेन्यू आता है वो खाली 66% आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 86% ग्रॉस बुकिंग से केवल 66% इनका रेवेन्यू आता है। इसका मतलब वहाँ पर इनका मार्जिन कम है। इस तरह से जो 18% इनका जो रेवेन्यू आता है वो होटल और हॉलीडेज से आता है, और 16% ट्रेन और बस से आता है। जबकि ट्रेन और बस का जो बुकिंग है वो जो टोटल बुकिंग रेवेन्यू वो मात्र 2% है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट इनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सा जो है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अब इनके कुछ डेटा देखते हैं कि कितना बड़ा इनके पास यूज़र बेस है। और यूज़र बेस से देखिए ये फ़र्क पड़ता है कि जब आप टिकट बुक कराते हैं और जितने यूज़र बेस आपका जितना बड़ा होगा उसको क्रॉस सेलिंग आप कर सकते हो। क्रॉस सेलिंग का मतलब ये, भाई तुम यहाँ से मान लीजिए मुंबई से बेंगलोर जा रहे हो या बेंगलुरु जा रहे हो, तो मुंबई से जब आप बेंगलुरु जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको एक दिन का काम हो। अब वहाँ किसी को आप जानते नहीं और टैक्सी बुकिंग हो रही है नहीं है, तो ये क्या करते हैं, वहीं से उसको कहते हैं भाई हम आपको टैक्सी, मतलब उसको क्रॉस सेल करने की कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं। उसको ये पता तो होता ही है कि भाई ये बेंगलुरु जा रहा है, तो कह देते हैं हम आपके लिए इस रेट पे हम होटल भी बुक कर देंगे, हम आपको जो है टैक्सी भी बुक कर देंगे, हम आपको पूरे दिन की कर देंगे, इधर जाना है तो हम ये कर देंगे, वो कर। तो क्रॉस सेलिंग का काम जो है ना वो डेटाबेस से आसान हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये, इनके पास जो प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं उनका करीब प्रीमियम कस्टमर्स का मतलब ही जितने एयर ट्रैवल करेंगे वो तो प्रीमियम वाले ही है ना। तो 3 करोड़ से ज़्यादा इनके यूज़र बेस है। 29 लाख से ज़्यादा होटल इनके साथ रजिस्टर्ड हैं, मतलब जिनके लिए बुकिंग कर सकते हैं। छोटी मोटी रकम, छोटी मोटी ये डेटा नहीं है, ये 29 लाख होटल है। फिर इनके जो ट्रैवल एजेंट्स हैं 72,000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 400 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अलावा मैं आपको 2 डेटा और बताता हूँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है जो किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी को जज करने में काम आते हैं। तो पहला जो डेटा है ना वो है लुक टू बुक रेशियो। लुक टू बुक रेशियो क्या मतलब कि जैसे हम किसी साइट पर जाते हैं तो पहले तो हम ये जज करते हैं कि यार इसका किराया कितना है। मान लीजिए मुझे मुंबई से बेंगलुरु जाना है तो मैं पहले ये देखता हूँ अलग अलग साइट्स पे जाके कौन से पे सबसे सस्ता है, और फिर जिस पे सबसे सस्ता होता है वहाँ से मैं बुक कराता हूँ। तो वो जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, वो साइट उतनी ही अच्छी मानी जाती है, और जब आप जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतना ही आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो इनका जो लुक टू बुक रेशियो है वो 2.88% है, यानी 100 लोग अगर विजिट करते हैं तो उसमें से करीब 2.88 या 3 लोग जो है ना वो बुक करा लेते हैं। अब ये जो इनका रेशियो है ना ये पिछले दिनों में काफ़ी गिरा है, ये आपको बात ध्यान रखनी, काफ़ी गिरा है। पहले इनका 4 साढ़े 4 हुआ करता था जो अब 2.88 रह गया है। फिर रिपीट ट्रांजैक्शन होता है कि भाई कोई व्यक्ति है वो आपकी साइट पर रिपीट ट्रांजैक्शन कब कर, मतलब रिपीट का मतलब बार बार आएगा, मेरे अच्छा लगेगा तभी आएगा ना। तो ना ये कहते हैं कि भाई 94% जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो रिपीट ट्रांजैक्शन होते हैं, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। अब ये तो बात इनके डेटा की हुई। अब बात करते हैं कि ये कुछ फ्यूचर के लिए नवाचार भी करें, नई नई चीज़ों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ ये उतरने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो इन्होंने कुछ तो इन्होंने रिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया है। रिलेटेड बिजनेस का मतलब क्या है, जैसे एक हॉस्पिटैलिटी चेन है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब जिसके पास होटल है, रिजॉर्ट है, क्लब हाउस है, गेस्ट हाउस है, मतलब रूम्स वगैरह उनके पास है। तो ये ट्रैवल में तो है ही। अब इनको पता है कि भाई ये ग्राहक हमारा जो है हमारे से टिकट बुक कराया, जा वहाँ रहा है, ठीक है, 4 दिन बाद वापस भी आना है क्योंकि रिटर्न टिकट भी बुक है, ठीक। ये क्रॉस सेलिंग का तरीका है। तो रिटर्न की टिकट भी बुक है, तो यार ऐसा करो ना यार, अब ये रहेगा तो कहीं ना कहीं है ना, किसी होटल में ही रहेगा। अब रिलेटिव हो तो वो बात अलग है। तो इसको क्या करो, इसको कहो, या जो एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं जैसे जो कंपनी वाले हैं उनको ये कहते हैं, उनको तो पता है ना कि भाई ये कंपनी में से ये आदमी जो ये तो लीव ट्रेवल कंसेशन या जो LTC जिसको बोलते हैं वो लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ठहरेगा ही ना। तो यार हमारे होटल में ठहर जाओ, तो वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है। खाली टिकट बुक करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, वो कॉम्पिटिटिव एरिया है। तो इन्होंने स्प्री हॉस्पिटैलिटी नामक कंपनी जो है ना उसको इन्होंने एक्वायर किया है, और काफ़ी अच्छे उसमें रूम्स हैं,
तो इनको उम्मीद है कि हम क्रॉस सेल कर पाएंगे। हम मतलब ये कंप्लीट एक ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक योलो बस करके एक प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है। और ये कंपटीशन किससे कर रहे हैं? ये कंपटीशन कर रहे हैं रोडवेज की बसों से, जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें उनसे, कि उनके पास जो सर्विस होती है वो थोड़ी सी उनकी पुअर होती है, बसेस भी इतनी लग्जरी होती है। तो ये कहते हैं कि भाई हम आपको जो है ना ऐसा अनुभव करवाएंगे जैसे कोई आप एयरक्राफ्ट में बैठे हुए, मतलब आप वहाँ पर एयरक्राफ्ट में बैठे हुए, मतलब कंफर्टिंग एनवायरनमेंट होगा, अच्छी सीटें होंगी, टाइम से बस पहुँचेगी, टाइम से शुरू होगी, आपकी कन्वीनियंस का ध्यान रखा जाए, कुछ खाने पीने का सामान भी ले देते होंगे। तो इस तरीके फिर उन्होंने एक जो काम किया वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया। ठीक है, अब ये देखिए ये सर्विस इंडस्ट्री में है। ठीक है, तो ये कहते हैं अभी ये इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे भी टाई अप किया। तो मतलब इन्होंने ब्रोकिंग एजेंसी ली थी, इंश्योरेंस ब्रोकिंग की। तो क्योंकि ट्रैवल का इंश्योरेंस करते हैं, भाई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल का इंश्योरेंस इनको कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। तो ये कहते हैं यार हमारे थ्रू ही ले लो। वो भी मुझे बात समझ में आती है। तो इन्होंने अभी ये ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है। अब ये बात थोड़ी समझ से परे है कि यार तुम बात जो कर रहे हो ना, तुम तो प्लेटफॉर्म बिजनेस हो। प्लेटफॉर्म बिजनेस का मतलब ये है कि तुम तो एक सर्विस देने वाली कंपनी हो, अब तुम मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हो। और मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है ना आसान नहीं होता है। इनका मार्केट कैप है वो 3900 करोड़ से 2900 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE अच्छा है, 16% का ROE है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, ₹5 डेट है 100 रुपये की इक्विटी पर। P 36 का है, जो भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। हाँ, 10.4% जो शेयर्स हैं प्रमोटर के वो प्लेज्ड हैं। फिर 3 साल की जो सेल्स की ग्रोथ है वो 36% अप है, लेकिन प्रॉफिट में कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्रॉफिट बिल्कुल ही फ्लैट है। इसका मतलब खर्चा बढ़ रहा है आपका। अब प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने बताया वो 47.3 है और उसमें से 10.4% जो है वो प्लेज्ड है। FII के पास 3.5% है, DII के पास 2.77% है। उस 2.77% में हमारी प्रिय LIC के पास 2.28% है और बाकी जो है 46.42% जो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो प्रमोटर की होल्डिंग नीचे जा रही है, FII की होल्डिंग नीचे जा रही है, DII की होल्डिंग नीचे जा रही है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ रही है। ठीक है, अब ये सब तो बात समझ में आ गई। सारी बात के लिए इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा किसी भी शेयर के बारे में जब एनालाइज करता हूँ या उसका शेयर का एनालिसिस करता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा बात ध्यान पर देता हूँ, वो ये है कि उसका प्रमोटर कैसा है। इनके प्रमोटर्स जो हैं वो पिट्टी ब्रदर्स हैं और जो इनके प्रमोटर और को फाउंडर हैं निशांत पिट्टी, उनके लिए ये कहा जाता है कि उनका संबंध महादेव बैटिंग ऐप वाले हरिशंकर टीबरेवाल से है और उनके थ्रू इन्होंने अपने शेयर में मैनिपुलेशन कराया और कई बार इनके यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे पड़ चुके हैं। तो मैं तो देखिए ऐसी कंपनियों से दूर रहना पसंद करता हूँ। बाकी एक फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया है, उसके हिसाब से आप एक बार विचार कर लें। और ख़रीदने या बेचने की मेरी कोई राय है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।